बच्चों, एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को अभी तक जितने भी वीडियो शेयर किए गए हैं उन सभी वीडियोस की सहायता से आपको अपने अध्यापन कार्य में बहुत ज्यादा हेल्प प्राप्त हो रही होगी। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टडी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है बेटे, वह सिर्फ समझने के बेस पर है। आपको रटना नहीं है। जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं वीडियोस के माध्यम से, उन कॉन्सेप्ट को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान आपको देना है। यदि आपका टारगेट, यदि आपने बड़े टारगेट तय कर रखे हैं, जैसे कि हर बच्चा चाहता है, हर विद्यार्थी चाहता है कि मेरे अच्छे से अच्छे नंबर आए, अच्छे से अच्छी आपकी रैंक बने, 90 प्लस आपके नंबर आए, भगवान करे 95 प्लस नंबर आपके आए। तो ऐसा करने के लिए आपको एक टारगेट आपने सेट कर दिया है। ऐसा करने के लिए आपके गोल को, आपके टारगेट को, आपके अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए अपने आप से पूछें कि आप क्या करते हैं, प्रतिदिन आप कितना अपने आप को वक्त देते हैं कि हम अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें। एक एड मुझे याद आता है ऋतिक रोशन का, आप लोगों ने भी सुना होगा, डर के आगे जीत है। बट बेटा, हमें डरना नहीं है। मेरा ऐसा सोचना है कि प्रैक्टिस के आगे ही जीत है। अगर हम डर जाते हैं तो शायद हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है और वह भय कहीं ना कहीं हमारी असफलता का कारण बन सकता है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जीत की तरफ ही ध्यान केंद्रित करना है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दें और पूरा प्रयास करें कि आपको आउट ऑफ 100 नंबर्स प्राप्त हों। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इस तरह का गोल या अपना अचीवमेंट फिक्स कर रखा है, इवन ये तो हर विद्यार्थी का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे नहीं सर, हम तो केवल हमारे पासिंग मार्क आ जाते हैं। बेटे, तो पासिंग मार्क तो आप 2020 सीरीज पढ़ लो, उससे भी आ जाएंगे। इवन मैं आपको कुछ क्वेश्चन निकाल के दे दूं, उससे भी आपके सर आपको दे देंगे निकाल के, उससे भी आप पास हो जाए। तो केवल एग्जाम में पास होना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारे बड़े गोल हैं और उन बड़े गोल्स को पाने के लिए आपको क्या करना है, अभी से आप अपनी तैयारी को रखें। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। उन 5 वर्षों के प्रश्न पत्र में अभी तक आपने जितनी भी स्टडी कर ली है, उसमें से आप देखेंगे कि आप उसमें से ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जिनको करने में आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है। आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर पाओगे। हो सकता है कि कुछ उसमें 1-2 क्वेश्चन अभी तक की पढ़ाई में, यूनिट फर्स्ट चल रहा है, एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है आपको पिछले 5 वर्षों के पेपर से। तो आप उस क्वेश्चन को बाहर निकालें और ऐसे क्वेश्चन को स्पेशली तैयार करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि डर के आगे जीत है, ये मंत्र ना रखकर आत्मविश्वास को बनाए रखें। अपने गोल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको बेहतर प्रयास करना है। तो आज की बेटे हम शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से, जिसमें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति और गतिज ऊर्जा का व्यंजक स्थापित करो। शब्दों को बड़े गौर से पढ़ना पड़ता है बेटा, एक एक शब्द का मतलब है। जैसे आपने सुन रखा है गतिज ऊर्जा, तो हमारे दिमाग में गतिज ऊर्जा का सूत्र आ जाता है 1/2 mv², ऐसा हमारे दिमाग में आ जाता है। बट यहाँ किस गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, इसके लिए बच्चों हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि 2 बातें हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र है, दूसरा उस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है एक आवेशित कण। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को रखने से क्या होता है, ऐसा हमें सोचना है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, फिर देन इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति और गतिज ऊर्जा, ये हमारा उद्देश्य है। ये डायग्राम सिंपल सा मैंने बना रखा है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं कि यहाँ धातु की 2 प्लेटें हैं, ए और बी। धातु की 2 प्लेटें हैं, ए और बी। ए उच्च विभव पर है, माना कि इसका विभव भी ए है। दूसरी प्लेट भी आप देख रहे हैं, यहाँ नेगेटिव साइड बना हुआ है, अर्थात यह निम्न विभव पर है, इसका विभव निम्न विभव यानी कि भी है। और इनके बीच में एक धन आवेशित कण की हमने कल्पना की, प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु पर रखा है।
और आप दो साइन देख रहे हैं, एक विद्युत क्षेत्र, एक आप बल देख रहे हैं, दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप दो साइन देख रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं बेटा, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या उच्च विभव अर्थात इस धन आवेश से क्या बनेगा, आप जानते हैं कि जो विभव है बेटा वह अदिश राशि है। धन आवेशित वस्तु का विभव और ऋण आवेशित वस्तु का विभव, अगर वस्तु धन आवेशित है तो उसका विभव उच्च होता है, और यदि वस्तु ऋण आवेशित है तो उसका विभव निम्न होता है। तो यहाँ यह प्लेट बेटा धन आवेशित है, इसका मतलब है यह उच्च विभव पर है। इस धन आवेश के कारण क्या इस पर बल लगेगा, ऐसा विचार करें तो डेफिनेटली लगेगा। बल की दिशा क्या होगी, प्रतिकर्षण के कारण। साथ में यहाँ जो ऋण है, निम्न विभव है, अर्थात इस प्लेट के पास ऋण आवेश है, तो यह क्या करेगी, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। अर्थात इस आवेशित कण पर कितने बल लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं, एक प्रतिकर्षण बल और एक आकर्षण बल। इन दोनों के रिजल्ट से जो परिणामी बल बनेगा उसकी दिशा क्या होगी, धन से ऋण की तरफ। इसके अलावा हम और क्या जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। जो बल की दिशा होती है सेम उसी दिशा में क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेटे ये चित्र समझ में आ गया होगा। अब पहला जो वर्ड है गति की बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण क्या गति को प्राप्त करेगा, तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि हाँ सर, क्योंकि धन आवेश के कारण यह प्रतिकर्षित होकर दूर जाएगा, ऋण आवेश के कारण यह आकर्षित होगा, अर्थात यह गति को प्राप्त करेगा। क्या यह एक बिंदु पर स्थिर रह सकता है, एक बिंदु पर स्थिर कब रह सकता है, जबकि उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान शून्य हो। तो यहाँ पर परिणामी बल शून्य क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों, एक प्लेट धन आवेश की है, दूसरी प्लेट ऋण आवेश की है। यदि दोनों ही धन आवेश की प्लेटें होती तो यह संभव था कि एक बिंदु पर वह संतुलन की अवस्था में रह सकता था, लेकिन यहाँ बेटे धन आवेश और ऋण आवेश है, इस कारण से यह गति करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि उस गति का क्या होगा आंसर, कितनी होगी उसकी गति। तो माना कि ए तथा बी, मैं शुरुआत कर रहा हूं बेटे, क्वेश्चंस का आंसर शुरू कर रहा हूं। माना कि ए तथा बी धातु की दो प्लेट है, ए उच्च विभव पर है, बी निम्न विभव पर है। इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आप देख सकते हैं, E। किसी भी बिंदु पर एक आवेशित कण को रखा है जिसका द्रव्यमान m है, आवेश की मात्रा है +q। अब इस पर बेटे बल का अनुभव करेगा, क्या है, आवेशित कण बल का अनुभव करेगा। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में, ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार आपको रिकॉल करवा। विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में आवेशित कण पर लगने वाला बल, आवेशित कण पर लगने वाला बल, कितना बल होता है। मैं बात कर रहा हूं विद्युत बल की। इसका सूत्र याद होगा आप लोगों को, यहां साइड में भी लिखा हूं बेटा, F = QE। कहां से आया था ये सूत्र, जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र स्थापित किया था। मींस E हमने सॉल्व किया है F/Q0। Q0 के स्थान पर हम बात कर रहे हैं Q की। इतना बल लगेगा, आपको ये सूत्र याद हो गया, समझ में आ गया होगा बेटा। अब मैं इसको समीकरण के रूप में लिखने वाला हूं और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो यह बल किस पर लगता है, इस पर हम एक बार और बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र यदि उपस्थित है और उस विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण रख दिया जाता है, अर्थात इस बल की कितनी शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। दो शर्तें हैं, जैसे कि पढ़ाई होना है तो क्या क्या जरूरी है, टीचर्स होना चाहिए और विद्यार्थी होना चाहिए, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार किसी आवेशित कण पर बल की कितनी शर्तें हैं, दो शर्तें हैं, आवेश होना जरूरी है और साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होना आवश्यक है। तो यह बल आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब दूसरी बात देखें, यदि आवेशित कण का, मैंने सिर्फ कण लिखा है, आप दिमाग में रखें आवेशित कण, यदि कण का द्रव्यमान
स्मॉल एम है तथा कण में उत्पन्न त्वरण के बारे में भी बात करते हैं। कण में उत्पन्न त्वरण माना कि स्मॉल ए है। अब यहां बात करते हैं कि त्वरण क्या उत्पन्न होगा, तो आप त्वरित गति समझते होंगे, वेग में परिवर्तन की दर। तो चूंकि यह आवेशित कण दूर भागेगा, धन आवेश से दूर भागेगा, ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होगा, अर्थात इसके वेग में परिवर्तन होगा, और ऐसी गति को क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। तो आप लोग याद करें 11th क्लास में एक फार्मूला आया था, F = ma। यह बल किस पर लगता है, यहां दो बल की बात हो रही है। यह बल उन सभी कणों पर लगता है जिस पर द्रव्यमान हो, साथ में त्वरित गति हो। यह बल उन पर लगता है जब आवेशित कण हो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। यह ऐसा बल है जो सभी कणों पर लग सकता है, लेकिन बेटे यह बल सभी कणों पर पॉसिबल नहीं है, केवल उन पर लगेगा जिन पर आवेश है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो चूंकि यहां भी हम दोनों शर्तों का पालन कर रहे हैं, द्रव्यमान भी है इस कण का, साथ में त्वरित गति भी कर रहा है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम इसको सोल्व करें। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F के बराबर हो जाएगा ma। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों की तुलना कर लीजिए, दोनों की तुलना करेंगे। एक वह 2 से, दोनों की तुलना करेंगे बेटे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ma = QE प्राप्त हो जाएगा। लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल हो जाएगा। अब सिर्फ A के बराबर प्राप्त करें, QE/m। इसको बेटे नंबर दे देते हैं 3। यहां तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, मैं एक बार अभी रिवाइज भी कर दूंगा इसको। अब बेटे याद करें आप कक्षा 11वीं का एक और सूत्र, V² = U² + 2as। ये सूत्र आप सभी को याद होगा। इन दोनों ही प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। इसमें U कहलाता है प्रारंभिक वेग। जब कण को रखा जाएगा उस समय उसका वेग 0 होगा, तथा वह d दूरी तय करेगा। d दूरी तय करने के बाद उसका वेग v हो जाएगा। तो बेटा इसमें U के स्थान पर 0 आएगा, अंतिम वेग v हो जाएगा। s मतलब विस्थापन, विस्थापन आप देख सकते हैं कितना है, d है। तो गति के तृतीय समीकरण की हेल्प लेते हैं। गति के तृतीय समीकरण V² = U² + 2as, इसकी इस मदद लेते हैं तो से लिखना पड़ेगा। आपको याद है कि यहां पर साइड में लिख देता हूं बेटा कि जब रखेंगे तो उस समय उसका वेग 0 होगा। साथ ही साथ s विस्थापन कितना हुआ, a से b तक का विस्थापन कितना आप देख सकते हैं, d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सूत्र बेटा, V² = 0 हो गया प्लस 2a, s के स्थान पर d हो जाएगा। V² = 2ad। हमें गति का व्यंजक प्राप्त करना, गति मतलब v का मान हमें प्राप्त करना। अब बेटे आप समीकरण 3 से a का मान रखते हैं इसमें, सो दैट V² = 2, a का मान रखने Q E/m, साथ में बचता है d। ये क्लियर हो गया। अब E क्या है, विद्युत क्षेत्र की दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मानी, E मानी है, इसका मान रखना पड़ेगा। और कुछ दिन पहले हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, E = -dV/dx। यहां इनके बीच का विभवांतर भी क्लियर कर देता हूं मैं। इसका मान आएगा बेटा VA - VB के बराबर V, अर्थात एक उच्च विभव पर है, दूसरी निम्न विभव पर है, तो विभवांतर कितना होगा, V होगा। सो दैट बेटा dV के रिप्लेस में आपको V लिखना है, साथ में dx के रिप्लेस में आपको क्या लिखना है, d लिखना है, तथा ऋण चिन्ह की उपेक्षा करना है, क्योंकि ये जो संबंध है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, जो यह बताता है कि दोनों बराबर होते हैं
साथ में उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है, तो इसलिए हम इसको ऋण चिन्ह को यहीं छोड़ देंगे। अब ई का मान यहां पुट कर दें, सो दैट वी स्क्वायर इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा आपको 2q, ई का मान प्राप्त कर चुके हम, v साथ में d डिवाइडेड बाई m और ये डिवाइड वाला d, तो बेटा d से d कैंसिल हो जाता है और सिर्फ v के इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 2q, ये v का मतलब बेटा भूमांतर डिवाइडेड बाई m। इस तरह से यह सूत्र प्राप्त हो जाता है प्रश्न का पहला भाग। पहला भाग क्या है? आवेशित कण की गति। अब गति के बाद बेटे हमें सॉल्व करना है गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र आपको याद होगा। गतिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। इसको बेटा मैंने ई के से लिख दिया, ई फॉर एनर्जी, के फॉर काइनेटिक। गतिज ऊर्जा, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का सीधे मान इसमें रख दीजिए। कितना है वी स्क्वायर का मान? 2qv डिवाइडेड बाई m, सो दैट ई के इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर का मान यहां से सीधे पुट करना बेटे 2q कैपिटल V डिवाइडेड बाई स्मॉल m। स्मॉल m कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो ओवरऑल क्या बचता है? qv। तो ये बेटे दोनों से हमें आंसर प्राप्त हो जाते हैं। आवेशित कण की गति और गतिज ऊर्जा का व्यंजक दोनों हमें प्राप्त हो जाते हैं। एक अच्छा प्रश्न है। अभी इस पे हालांकि मैं और भी विश्लेषण करने वाला हूं, पहले मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, फिर इसके बारे में और बताता हूं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आप सभी से एक बात बोली है, पहले भी बोली है, एक बार फिर से बोल रहा हूं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी बुक पढ़ाऊंगा, पूरी बुक, कहीं कुछ छोड़ने वाला नहीं है, कुछ भी छूटेगा नहीं, फुल बुक पढ़ाऊंगा, है ना। कल एक विद्यार्थी का कमेंट्स आया था कि सर एक दिन में 2 टॉपिक लीजिए आप, तो बेटा कभी कभी मैं 2 लेता हूं, कभी 3 टॉपिक भी लेता हूं, इवन कभी कभी 1 टॉपिक भी लेता हूं। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि 1 टॉपिक है कि 2 टॉपिक है, आपको है ना पूरी यूनिट, फिर देन सेकंड यूनिट, इस तरह से मैं पूरी बुक आपको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे कि ए और बी 2 प्लेटें हैं, धातु की प्लेटें हैं, ए का विभव उच्च है, बी का निम्न है, इनके बीच में एक आवेशित कण हमने रख दिया है। बल की दिशा भी बता दी है मैंने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कण पर लगने वाला बल, फिर इसी कण का द्रव्यमान m है और गति उत्पन्न त्वरण a है, तो गति का दूसरा नियम न्यूटन का, इसका यूज करेंगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि हमें बेटे गति प्राप्त करना है, गति कब आएगी? जब यहां v को हम शामिल करेंगे। तो v को शामिल करने के लिए हमने तीसरे समीकरण की हेल्प ली। ये तीसरा समीकरण है, जब कण को रखेंगे उस समय उसका वेग कितना होगा? 0 होगा। a का मतलब त्वरण है, s अर्थात तय की गई दूरी, कितनी दूरी है बेटे? d है, तो s के रिप्लेसमेंट d हो जाएगा। अब इसमें a का मान पुट कर दीजिए। फिर बेटे e को हटाने के लिए हमने इस सूत्र की हेल्प ली, dv के रिप्लेसमेंट इनके बीच का विभवांतर कितना है? v है, और दोनों के बीच की दूरी d है, तो यहाँ e का मान रख दिया, d से d कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर हटेगा तो रिमूव करेंगे तो रूट लग जाएगा। इस तरह से प्रश्न का पहला भाग प्राप्त हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब गति कितनी बातों पर डिपेंड करती है? तो आप इसको देख सकते हैं, एक तो आवेश की मात्रा पर, जितना अधिक आवेश होगा गति उतनी अधिक होगी। सेकंड, इनके बीच का विभवांतर कितना अधिक है, जितना अधिक विभवांतर होगा गति उतनी अधिक होगी। लेकिन जो m है ना बेटा, वो क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कण का मास है, जितना कम होगा कण, जितना हल्का होगा उतनी ज्यादा गति होगी। अब दूसरी बात, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र होता है 1/2 mv²। इसमें v² का मान यहां से रख दीजिए, सीधे v² का मान तो कैंसिल करके ये प्राप्त हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करती है, किस किस पर? आवेश पर और उनके बीच के विभवांतर पर। इस तरह से एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं निकालने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों इसी प्रश्न का एक छोटा भाग है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इस प्रश्न का आंसर इसी सूत्र में छुपा हुआ है। अभी अभी हमने स्टडी की है
E के इक्वल टू Q इंटू V। यह क्या है? आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। अनेकों प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है, बट यह गतिज ऊर्जा किसकी है बेटे? आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। अब हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं। आप सभी को याद होगा कि इस प्रकृति में सबसे छोटा आवेश कितना होता है? सबसे कम न्यूनतम आवेश कितना पॉसिबल है? 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो दोनों प्लेटों के बीच में हम एक आवेशित कण को रखना चाहते हैं, तो वह आवेशित कण छोटा से छोटा क्या हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम बेटे Q के रिप्लेस में 1 इलेक्ट्रॉन को रख दें, साथ ही साथ दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 वोल्ट हो। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर पर रखा। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर में रखने पर उसके द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा को कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार और सुनिएगा, 1 वोल्ट के विभवांतर में 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं। 1 वोल्ट के विभवांतर में 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा को कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साथ ही साथ बेटा यह ऊर्जा का एक मात्रक भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सूत्र हम बनाने का प्रयास करते हैं। Q के रिप्लेस में हम क्या लिखें? 1 इलेक्ट्रॉन, साथ में वोल्ट लिख दें, तो ये लिखा हुआ है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Q के रिप्लेस में क्या लिख दिया मैंने? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मान कितना होता है? इन दोनों के मान रखें 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90, साथ ही साथ इसका मान भी 1 रखें, तो आंसर कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। साथ ही साथ इसमें जूल लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा जूल कैसे आया। वैसे तो आप जानते हो कि जूल क्या है? ऊर्जा का मात्रक, लेकिन ये मात्रक हम यहां से भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। अब बचता है वोल्ट। तो वोल्ट का आपको याद होगा सूत्र V इक्वल टू होता है बेटा W बाई Q होता है, याद करें। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? W का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो बेटा कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है? जूल बचा, इसलिए मैंने यहां सीधे जूल लिख दिया। तो दो तरीके, एक तो आपको याद है कि यह चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए आप जूल का प्रयोग करेंगे। बट आपको रटना नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूं, समझने का प्रयास करेंगे। तो Q का मात्रक होता है कूलम, V का मात्रक हमने निकाला W बाई Q से, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट कितना होता है बेटा? इतना होता है, ये याद रखें, आपको काम आएगा। अब ये छोटा मात्रक है, इससे जो बड़े मात्रक होते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे भी बड़ा होता है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और छोटे भी होते हैं, उनकी भी बात करते हैं। पहले बड़े की बात कर ले बेटे। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यह बेटा इसके इक्वल होता है 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 10 टू दी पावर 6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, साथ में पीछे इकाई लगाएंगे क्या? जूल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 10 टू दी पावर माइनस 13 जूल, ये हो जाएगा किसका मान? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन का। इससे भी बड़ा मात्रक होता है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 बिलियन। इसमें बेटा 6 से 9 कर दें, 10 टू दी पावर 9 इंटू 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19, साथ में जूल। तो 1.6 इंटू यहां बचेगा 10 टू दी पावर माइनस 10। इस तरह से दो बड़े मात्रक हमने देखे, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा इसका एक छोटा मात्रक भी है, और उसको बोलते हैं 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी छोटा मात्रक मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका मान होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से आपको मैंने 4 मात्रक की बात की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमसीक्यू में तो कुछ भी आ सकता है, इसकी कोई रेंज नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन जिस विद्यार्थी के सही हो जाते हैं, पूरी संभावना है कि उसके आउट ऑफ 100 नंबर आते हैं, 100% नंबर आते हैं फिजिक्स में। एमसीक्यू की अभी से तैयारी करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तैयारी करें। एक वीडियो मैंने सेंड किया है आपको, और वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इस तरह से बेटे आज हमने एक क्वेश्चन की बात की, अब इसके अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, तनाव रहित पढ़ाई करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।